मैंने आप लोगों को कुछ कंडीशंस बताया हुआ था, उस कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए वो सारे कंडीशंस। हाँ, मैंने आप लोगों को कुछ कंडीशंस बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन होता है और ये कंडीशन आता है। ठीक है, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो ये कंडीशन आता है। इसमें हम बस इतना भी लिखेंगे तो काम बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा चीज है, हो सकता है A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं हो, बट कभी कभी ऐसा हो जाए कि B1 B2 C1 C2 बराबर हो, तो कभी ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, बट ये नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमें बस इतना सा काम बन जाए, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो केस वन में हमारे पास क्या आता है, अगर पैरेलल लाइन है तो हमारे पास A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज डज नॉट इक्वल टू C1 C2। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2, और अगर कोलिनियर लाइन है तो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू, मतलब को इंसिडेंट लाइन है तब। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारा सारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमारे पास दो लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो यूनिक सोल्यूशन होता है जब A1 A2 इज डजंट इक्वल टू B1 B2। ठीक है, और जो सोल्यूशन होता है ये होता है, ये क्या चीज है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, हम कैसे करके कर सकते हैं, हमें सोल्यूशन निकालने का टोटल 3-4 मेथड है हमारे पास। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हो गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। ठीक है, बाकी ग्राफिकल मेथड है वो ग्राफ में ज्यादातर यूज करते हैं। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन में ये कंडीशन होता है, सबको याद है। ठीक है, उसके बाद नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि पैरेलल लाइंस पे ये कंडीशन होता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन अपने को याद रखना है, अपना सारा का सारा काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसमें ध्यान से देखते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमें बोला गया कि दिखाओ कि ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लेते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 5x प्लस 3y इक्वल टू 14। ठीक है, तो इस केस में अगर देखा जाए तो A1 आपके पास कितना है 2, B1 कितना है 5। ठीक है, और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, बट जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख दे रहे हैं, चलो। ठीक है, तो C1 हमारे पास कितना आ गया -17। सिमिलरली अगर हम इधर देखें, A2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, B2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 3, और C2 का वैल्यू आ गया हमारे पास -14। तो अगर हम A1 बाई A2 निकालें तो हमारे पास कितना आ रहा है 2 बाई कितना 5। ठीक है, अगर हम B1 बाई B2 निकालें तो हमारे पास कितना आएगा 5 बाई 3। तो हमें ये चीज देखने को पता चल रहा है कि A1 बाई A2 इज डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो क्या था, अगर A1 बाई A2 इट डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, मतलब इट हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि इसके पास एक सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन है तो उस एक सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए कोई भी एक मेथड यूज करके हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन को। दोनों क्वेश्चन को वापस से लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। चलिए इस बार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत दिन यूज नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे 5, उसके बाद 3, उसके बाद -17, उसके बाद -14, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 5, फिर ये वाला फिर से लिखा जाएगा 5 3। ठीक है, हमारे पास x आ जाएगा, हमारे पास y आ जाएगा। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। मेरे को अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने का मन कर रहा था तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लिया, बट आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू माइनस ऑफ 14। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू माइनस ऑफ 17, फिर दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो -17, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो -17 इंटू 5 आ जाएगा।
ठीक है। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू माइनस 14, फिर इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5, इधर क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। इससे क्या निकालने में आसानी होता है, फटाफट निकल जाता है इसमें से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आ जाएगा x, ये कितना आ जाएगा, 12 का होता है 60, ये आ जाएगा 70 माइनस 70, और ये क्या आ जाएगा प्लस 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 5 51, प्लस 51 आ जाएगा इक्वल टू y बाई, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 70 आ गया, 80 90 95 आ जाएगा मेरे ख्याल से, माइनस 95 प्लस 28, ठीक है। 95 सही है, 5 7 जा 35, फिर 3 सॉरी 85 आ जाएगा, माय मिस्टेक, 85, 70 के बाद 80 85, ओके चलिए अब सही, ठीक है। उसके बाद इधर कितना आ जाएगा 1 बाई 6 माइनस 25, 6 माइनस 25, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस 70 प्लस 51 बाई 6 माइनस 25, 6 माइनस 25 मतलब माइनस 19 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 85 प्लस 28 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 6 माइनस 25 माइनस 19। क्या कोई बता पाएगा x और y का कितना वैल्यू निकलना चाहिए? x इक्वल टू 1। ठीक है, इधर देखिए, इधर हमारे पास है माइनस 70, 70 में से 50 हटा दिया, 20 उसमें एक और हटा दिया तो 19, तो माइनस 19 बाई माइनस 19, ये x का वैल्यू आ गया, यानी कि x का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। y का वैल्यू देखते हैं कितना आएगा, इधर कितना आ जाएगा, 50 में से 20 हटा दीजिए तो हो गया 60, ठीक है। मान लिया 65 और 8, उसमें से 5 हटा दिया तो हो गया हमारे पास 60 हो गया, उसमें से फिर 2 हटा दिया, हमारे पास कितना हो गया 58 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 58 बाई माइनस 90। क्या सही लिखा है मैंने, कोई गड़बड़ी नहीं है? 20 हटा देते हैं, 65 57, 57 होगा, 57 होगा सर। 57 यस 57, ओके चलिए। क्या 57 कट करता है 19 से, 3 करेंगे तो 3 9 27, हाँ 3 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। तो एक तो यूनिक सॉल्यूशन बोला गया था, तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलता है हमने वो चीज प्रूफ कर दिया। यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा अगर a1 a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो इसके नीचे हम लोग ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमने लिख दिया तो हम लिख देंगे आके देयरफॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब जब यूनिक सॉल्यूशन निकल गया उसके बाद हम उसको फाइंड आउट किया तो हमारा सॉल्यूशन कितना निकल गया, x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k4 इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इधर आते हैं, फिर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कुछ इस तरीके का, सॉल्यूशन x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, अगला दिया गया है 3x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले बोला गया है कि इसमें a1 का वैल्यू कितना आ गया, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू माइनस 2 और c1 का वैल्यू माइनस 3। इधर a1 का वैल्यू आ गया 3, b1 का वैल्यू आ गया सॉरी 2 है, 2 है, और c2 का वैल्यू आ गया माइनस 1। चलिए बहुत बढ़िया। अब बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ linear equations, the system of linear equation has unique
सॉल्यूशन। ठीक है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। जो भी हमारा सिस्टम है वहां कितना सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या होगा, a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस इतना ही कंडीशन हमारा काफी है कि a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे a1 हमारा वैल्यू कितना है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग a1 देखेंगे तो हमारे पास a1 कितना है, a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, इज डज नॉट इक्वल टू b1, b1 का वैल्यू कितना है -2, c1 का वैल्यू कितना है, सॉरी b2 का वैल्यू कितना है k। तो हमें बोला गया है कि 1/3 इज डज नॉट इक्वल टू, यानी कि हमें लिख सकते हैं k इज डज नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -6। तो हम ये बता सकते हैं कि k का वैल्यू जो है वो -6 नहीं हो सकता। तो यानी कि k का वैल्यू क्या हो सकता है, k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -6। तो हमारा जो फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला गया है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -6। यानी कि k का जो वैल्यू है, इसका ये आंसर आने का मतलब हो गया कि k का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन k का वैल्यू -6 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने उसी चीज को लिख दिया कि k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -6। ठीक है, उसके बाद ये वाला तो चलो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी सॉल्व करें एग्जाम्पल नंबर 4 2 मिनट के अंदर, और सॉल्व करके इसका आंसर निकाला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। जल्दी कीजिए, 2 मिनट का समय है आप लोग के पास। तो k इक्वल टू 5 आ रहा है। k इक्वल टू 5, ओके। देखते हैं, बाकी लोग भी अपना अपना वैल्यू निकालिए फटाफट। निकला सबका? Yes, sir. K equal to 5. चलिए देखते हैं। हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन पे क्या कंडीशन बनता है? 5.
5। अरे सही है सही है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन बनता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जा रहा है? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। k प्लस 1x प्लस 1 माइनस 2k y माइनस 5k माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। a1 का वैल्यू इधर कितना आ रहा है? 2, b1 का वैल्यू इधर कितना आ रहा है? -3, और c1 का वैल्यू कितना आ रहा है? -7। इधर देखेंगे a2 का वैल्यू कितना आ रहा है? k प्लस 1। b2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 माइनस 2k, और c2 का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 5k माइनस 4, यानी कि इसको 4 माइनस 5k भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में हमारा कंडीशन क्या बनता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में हमारा कंडीशन बनता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में हमारा ये कंडीशन बनता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, a1/a2 कितना दे रखा है? 2/k प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 2/k प्लस 1 इज इक्वल टू b1/b2। b1 कितना है? -3, b2 कितना होगा? 1 माइनस 2k। ठीक है, इक्वल टू c1/c2। c1 कितना है? -7, c2 कितना है? 4 माइनस 5k। तो ये हमारे पास इतना रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसी में से सॉल्व करके हमें क्या करना है? k का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये हमारा कंडीशन है। तो k का वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर तीन नंबर इक्वल है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू जेड ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू जेड ऐसा भी, किसी भी तीनों को किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए इन दोनों को बराबर कर देते हैं कि 2/k प्लस 1 इज इक्वल टू -3/1 माइनस 2k। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 2k इज इक्वल टू -3k प्लस 1, ये आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 4k इज इक्वल टू -3k माइनस 3। ठीक है, फिर ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा k इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे k इक्वल टू 5 निकल रहा है। चलिए दूसरा वाला भी करके देखते हैं कि k इक्वल टू 5 आता है कि कुछ और आता है। फिर अगला लिख सकते हैं इम्प्लाइज -3/1 माइनस 2k इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ जाएगा? -7/4 माइनस 5k। तो दोबारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -3 इंटू 4 माइनस 5k इज इक्वल टू -7 1 माइनस 2k। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है आप दो बार सॉल्व करके देखना, मतलब दोनों तरीके से करके देखना। अगर दोनों में अलग अलग आंसर आए, मतलब क्वेश्चन में k का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर k का वैल्यू दोनों में सेम आए तभी पॉसिबल हो सकता है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस 15k इज इक्वल टू -7 प्लस 14k। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 प्लस 14 k इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा k, इधर आ जाएगा -7 प्लस 12। तो -7 प्लस 12 कितना आ गया? 5। तो इसमें क्या आ गया? हर बार k का वैल्यू कितना निकल रहा है? 5 निकल रहा है। दैट मीन्स व्हाट? k इज द आंसर। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ हैज इक्वेशन है, ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कैसे करना है पता लग गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए ये 6 वाला क्वेश्चन भी सेम है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोला गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर व्हिच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हाँ चलिए एग्जांपल नंबर 7 करके बताइए फटाफट, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। एग्जांपल नंबर 7 फटाफट सॉल्व करके बताइए।
निकला वैल्यू? सर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू। ओके, चलिए देखते हैं क्या वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, फटाफट सॉल्व किया कीजिए आप लोग, इतना समय नहीं लगना चाहिए। चलिए देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b फॉर व्हिच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें a1 कितना दिखाई दे रहा है 2, b1 कितना दिखाई दे रहा है 3, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो c1 कितना दिखाई दे रहा है -7, इधर a1 के a2 कितना दिखाई दे रहा है a माइनस b, b2 कितना दिखाई दे रहा है a प्लस b, c2 कितना दिखाई दे रहा है -3a माइनस b प्लस 2। तो ये हमारे पास चीजें दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। सबसे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, ये हमारे पास चीजें देखने को मिलेगा। ओके, तो a1/a2 मतलब कितना हो जाएगा 2/a माइनस b, b1/b2 मतलब कितना हो जाएगा 3/a प्लस b, c1/c2 मतलब कितना हो जाएगा c1/c2 मतलब -7/-3a माइनस b प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। वही सेम प्रोसेस, कोई भी नया प्रोसेस नहीं है, वही भी सेम पुराना वाला प्रोसेस ही है। यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। ठीक है, तो ये इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, तो यानी कि 2 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 5b, इसको नंबर 1 से सेव कर देते हैं। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास कितना आ जाएगा 3/a प्लस b इज इक्वल टू -7/-3a माइनस b प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे -9a माइनस ऑफ 3b प्लस 6 इज इक्वल टू -7a माइनस 7b। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितना निकल के आएगा 9 है, इधर आ जाएगा प्लस 7 है तो इधर आ जाएगा -2 है, -3b -7b तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा +6, इधर है +6 तो उधर कितना हो जाएगा -3b यानी कि -7 प्लस 3 हो जाएगा -4b। ठीक है, हमें पता है a इज इक्वल टू कितना है 5b, तो यानी कि -2 5b प्लस 6 इज इक्वल टू -4b, तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा -10b। ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू -4b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया 1। जैसे b का वैल्यू 1 आ गया तो पुटिंग b इन 1 b का वैल्यू को 1 में पुट कर, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया हमने सॉल्व करने के लिए। हमने पहले वाले से हमने a निकाल लिया, दूसरे में पुट कर दिया। ठीक है, फिर दूसरे वाले से जो b निकला उसको इसमें पुट किया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज कर लिया। तो b का वैल्यू जब हमने a में पुट किया तो हमारे पास a का वैल्यू कितना निकल गया 5 इंटू 1 मतलब कितना निकल गया 5। तो हमारा a और b का वैल्यू कितना निकला, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1। आया समझ में किस तरीके से किया गया? यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा कोई चीज नहीं है। फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है a1/a2 is equal to b1/b2 but does not equal to c1/c2। तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। सेम हैज नो सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन का कंडीशन है, हैज नो सॉल्यूशन, इसी कंडीशन को फिट करवाना, हैज नो सॉल्यूशन वही चीज। ठीक है, हैज, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें दिया गया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो सारा का सारा क्वेश्चन है जितना भी है ये आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज है पूरा का पूरा, इसमें टोटल कितना क्वेश्चंस होगा, इसमें टोटल 31 क्वेश्चंस होगा। मैं चाहूंगा कि ये सारा का सारा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें, फिर इसमें जो भी डाउट हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग डिस्कस करें। लास्ट क्लास में तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिया था लास्ट क्लास वाला। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो भी कंडीशन वाला है। तो मैंने कहां तक सॉल्व करवा दिया, एग्जांपल नंबर 7 तक सॉल्व करवा दिया। तो 8 से लेके बाकी आगे जितना भी क्वेश्चन आता है अराउंड ये भी मान लीजिए वही 30-40 के आसपास क्वेश्चन होगा टोटल मिला के। तो सारा का सारा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम की तरह फिर से आप लोग सॉल्व कीजिए। आज का समय है, फिर कल दिन 2 बजे तक का समय है आप लोगों के पास, बहुत ज्यादा समय है। तो सॉल्व कीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन, जहां डाउट होता है दिक्कत होता है जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। सर 3C का असाइनमेंट नहीं आया। 3C का असाइनमेंट नहीं आया मतलब 3C सर ऐप पर शो नहीं अब उसका कोई मतलब नहीं है। 3C का असाइनमेंट मतलब क्या, उसमें मैंने क्या सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो। ठीक है भेज देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगा मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा दिया ना, ये है। तो वो यही ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो सबको लिखा जाएगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं सेंड कर दूंगा अभी। ठीक है वो भी साथ में सेंड कर दूंगा। तो वो क्या इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेगा। अगर इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, 50 क्वेश्चन करीब सॉल्व कर लिया मतलब काफी है, फिर आपका दिमाग खुल गया है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं वो भी 3C भी भेज दूंगा, ठीक है वो भी लिख लीजिएगा। 3C में लिखा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, बोला जाएगा सॉल्व इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है तो ये अभी मैं सेंड कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन और 3C वाले क्वेश्चन भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है बट मैं ज्यादातर प्रीफर करूंगा कि पहले 3D आप बनाइए, कि 3C टाइप के क्वेश्चन आप लोग सारे के सारे बना चुके हैं। ठीक है चलिए ठीक है फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।